जैसे ही घुसपैठिए ने वे शब्द कहे, आंगन में मौजूद हर कोई आश्चर्य से हौंफने लगा। क्या वास्तव में उन घुसपैठियों को महान बुजुर्ग ने ये किंगटांग की हत्या करने के लिए किराए पर लिया था? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये लिंक का चेहरा पल भर में उदास हो गया। अपने पिछले अनुभव के आधार पर उसे पूरा विश्वास था कि यही सबसे संभावित कारण था। दूसरे बुजुर्ग ने फिलहाल अपने हमले रोक दिए और महान बुजुर्ग की ओर संदेह भरी नजरों से देखा, जबकि महान बुजुर्ग एक पल के लिए स्पष्ट रूप से अचंभित रह गए। ये हत्यारे इस अपराध का आरोप उस पर क्यों लगाना चाहते हैं? बकवास बंद करो। ये परिवार के मुखिया होने के नाते मैं अपनी युवती की हत्या क्यों करवाना चाहूंगा? ये किंगटांग ने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ सारी स्थिति को देखा। वह आगे बढ़ी और बोली, बिल्कुल सही। तुम्हें लगता है कि तुम इस निराधार आरोप से बच जाओगे? अभी सच बताओ, वरना इस जगह से सही सलामत निकलने की सोचना भी मत। महान बुजुर्ग को यह उम्मीद नहीं थी कि ये किंगटांग उनकी जगह बोलेगी और वे पूरी तरह से अचंभित हो गए। घुसपैठियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर नेता ने जवाब दिया, मिस ये, हम सच कह रहे हैं। अगर आपको सबूत चाहिए तो हमारे पास यहाँ महान बुजुर्ग का हस्तलिखित पत्र है, जो उनके एक गुर्गे ने हमें सौंपा है। इतना कहकर घुसपैठियों में से एक ने एक लिफाफा निकाला और कहा, हम ये पत्र आपको सौंप सकते हैं, इस शर्त पर कि आप हमें सुरक्षित जाने देंगे। ये किंगटांग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उसने महान बुजुर्ग की ओर एक नज़र डाली। महान बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से ये किंगटांग से निपटने के लिए हथियारों को काम पर नहीं रखा था। ठीक है, मैं इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के बाद वादा करती हूँ। ये किंगटांग ने सहमति जता दी, क्योंकि कोई आपत्ति नहीं थी। मौखिक समझौता हो जाने के बाद घुसपैठिए ने लिफाफा उछाला, जो ये किंगटांग और अन्य लोगों के ठीक सामने आकर गिरा। उसने तुरंत लिफाफा उठाया और ये लिंक के साथ मिलकर उसकी सामग्री देखी। इस दौरान महान बुजुर्ग पूरी तरह से अविचलित होकर खड़े रहे। तथापि पत्र की सामग्री की जांच करने के बाद ये लिंक का उदास चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने पत्र से अपनी नजरें हटाई और सीधे महान बुजुर्ग की ओर घूरने लगा। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तक कि महान बुजुर्ग, जो पहले तो अविचलित थे, ये लिंक के उद्गार पर एक क्षण के लिए झिझक गए। महोदय, क्षमा करें। ये लिंक ने सबके सामने वो लिखित पत्र उजागर किया, जिसमें ये किंगटांग की जान लेने के बदले 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम देने का उल्लेख था। और उस सामग्री पर स्पष्ट रूप से महान बुजुर्ग के हस्ताक्षर की मुहर लगी हुई थी, जिस पर उनके नाम के शुरुआती अक्षर अंकित थे। ये तो नकली ही होगा, महान बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़कर जवाब दिया। नकली? मैं तुम्हारी लिखावट पहचान सकती हूँ, और तुम्हारे हस्ताक्षर की मुहर की नकल करना नामुमकिन है, ये लिंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। आसपास मौजूद मेहमानों ने पत्र पर लगी मुहर की जांच शुरू की और निष्कर्ष निकाला कि यह निश्चित रूप से उस मुहर के समान थी जो उन्हें कुछ समय पहले ही मिले महान बुजुर्ग के जन्मदिन के निमंत्रण पत्र पर थी। एक बार फिर सभी की निगाहें महान बुजुर्ग पर टिकी थी, इस बार आश्चर्य और अविश्वास के भावों के साथ। किसी व्यक्ति की लिखावट की नकल करना संभव हो सकता है, लेकिन हस्ताक्षर और मुहर के मामले में ऐसा करना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि यह एक अनूठी निजी संपत्ति थी। ऐसा तभी हो सकता था जब इसे उस व्यक्ति की नाक के नीचे से चुरा लिया गया हो, जो कि महान गुरु की शक्ति को देखते हुए अत्यंत असंभव था। महान बुजुर्ग का चेहरा उदासी से भर गया जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पत्र पर लिखी लिखावट और मुहर की जांच की, जो पहली नज़र में उनकी अपनी लिखावट और मुहर से बिल्कुल मेल खाती थी। तथापि गहन जांच करने पर महावृक्ष दंग रह गए। पत्र सचमुच उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और यह वही पत्र था जिसे उन्होंने पहले ये लिंग की हत्या के लिए किनलुओ के मंडप में भेजने का आदेश दिया था। लेकिन अब ये किंगटांग को निशाना क्यों बनाया गया? अचानक एक एहसास से महान बुजुर्ग चौंक गए। अगले ही पल उनकी निगाहें ये किंगटांग पर तीखी निगाहों से टिक गईं। उस रात उसके द्वारा किराए पर लिए गए हत्यारों ने अपने मिशन के बीच में ही उसके खिलाफ बगावत कर दी। तब से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, और अब इन घुसपैठियों को गौर से देखने पर पता चला कि उनका शरीर उन हत्यारों से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन हत्यारों को ये किंगटांग ने रिश्वत दी हो, और तब से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब उसी की साजिश थी? लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद भी महान बुजुर्ग के पास अपने बचाव में बोलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पत्र का स्रोत और उसकी मूल सामग्री दोनों ही अकथनीय थे। चाहे निशाना ये लिंग हो या ये किंगटांग, हत्या का कोई भी प्रयास जघन्य अपराध माना जाएगा, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है।
महान बुजुर्ग ने घराने के उत्तराधिकारी की हत्या करने का प्रयास किया है। रक्षकों, उसे तुरंत पकड़ो। ये लिंग ने अगले ही पल यह आदेश चिल्लाकर दिया। आदेश मिलते ही दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां महान बुजुर्ग की ओर तान दी। महान बुजुर्ग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हालात इस तरह बिगड़ेंगे। उनके पास दूसरे बुजुर्ग के हमलों से खुद का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस क्षण से स्थिति बेकाबू हो गई। आमंत्रित अतिथि कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें घर की युवती पर जानलेवा हमले का सामना करना पड़ेगा, और तो और महान बुजुर्ग को इस साजिश का मास्टरमाइंड साबित होते देखना कितना भयावह होगा। महान बुजुर्ग के हालिया कार्यों के आधार पर सभी का यही मानना था कि ये परिवार का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा ही इस घटना का कारण थी। ये लिंग के बिगड़ते स्वास्थ्य और ये किंगटांग के परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण महान बुजुर्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए होंगे। दुआन तियानराव की भावनाएं भी अन्य लोगों के समान थीं, लेकिन उन्हें कभी विश्वास नहीं हो रहा था कि महान बुजुर्ग वास्तव में हत्या को अंजाम देंगे, और वे केवल परिणामी अराजकता को देखते रह गए। द्वितीय एल्डर की तुलना में महान एल्डर हमेशा से ही शक्ति के मामले में थोड़े कमजोर रहे थे। पिछले दिन द्वितीय एल्डर पर उनकी जीत का कारण केवल संख्या बल का लाभ था। अब आमने सामने की लड़ाई में दोनों ने बराबरी का मुकाबला किया। महान एल्डर ये किंगटांग के जाल में फंसने की अपनी अक्षमता पर बेहद क्रोधित थे। भले ही द्वितीय एल्डर अभी भी अपनी पिछली चोट से उबर रहे थे, लेकिन उनकी श्रेष्ठ शक्ति को देखते हुए ये केवल समय की बात थी कि द्वितीय एल्डर उन्हें हरा देंगे। मुट्ठी बांधे हुए महान बुजुर्ग ने चुपके से भीड़ में मौजूद ये किंगटांग की ओर ध्यान दिया। जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो गए, तो वह अचानक भीड़ की ओर दौड़े और ये किंगटांग को बंधक बनाने का प्रयास किया। उसका अचानक किया गया ये कदम अप्रत्याशित रूप से तेज था, मानो आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। ये किंगटांग के बगल में पहरा दे रही ये लिंग को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। ये किंगटांग ने महान बुजुर्ग की उपस्थिति को भांपते हुए एन मौके पर उनकी पकड़ से बचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसी क्षण उनकी पकड़ से उसके कोट का एक टुकड़ा फट गया। फटे हुए कोट के भीतर से बिजली के बत्तख का अंडा गिर गया, जिसे ये किंगटांग ने उसकी खोज के बाद से ही अपने सीने से लगा रखा था, और धड़ाम से अंडा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ये किंगटांग ने अंडे को व्यर्थ में अपना भाग्य भुगतते हुए देखकर अपनी भौहें सिकुड़ी। इससे पहले कि वह उसके खोने का शोक मना पाती, महान बुजुर्ग उसके पीछे आ चुके थे। लेकिन शोरगुल के बीच अचानक गिरा हुआ अंडा चटकने लगा। इस बीच उसके छिलके पर और दरारें पड़ गईं और वह टुकड़ों में गिरने लगा। भीड़ इस अजीबोगरीब दृश्य पर कोई प्रतिक्रिया दे पाती, तभी उसके अवशेषों में से एक छोटी सी परछाई निकली और सीधे महान बुजुर्ग की ओर चल पड़ी। परछाई की गति किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया समय से कहीं अधिक थी। महान बुजुर्ग ये किंगटांग को पकड़ने ही वाले थे कि तभी एक परछाई उन पर आ गिरी। आमने सामने की टक्कर के जबरदस्त बल से एक गड़गड़ाहट की आवाज उनके कानों में गूंज उठी और वे सिर के बल हवा में उछल पड़े। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महान बुजुर्ग के जमीन पर गिरने से पहले ही परछाई ने हवा में ही उन्हें पकड़ लिया और उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। आतिशबाजी की गड़गड़ाहट की तरह उसकी बिजली जैसी तेज हरकतें चकाचौंध कर देने वाली थीं। अपने सामने के इस दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि ये लिंग और दूसरे बुजुर्ग जो ये किंगटांग की सहायता के लिए दौड़े थे, वे भी अपनी जगह पर जम गए। ये किंगटांग भी स्तब्ध रह गई। उसने अंडे से निकली उस छाया को देखा जो महान बुजुर्ग पर लगातार प्रहार कर रही थी। वो क्या है? ये किंगटांग काफी परेशान थी और उसने अनायास ही अपना ध्यान गिरे हुए अंडे की ओर मोड़ा, जो अब टूटे हुए खाली अंडे के छिलकों के टुकड़े बन चुके थे। ये खाली है, ऐसा मत कहो। ये किंगटांग ने अपना ध्यान वापस उस परछाई पर केंद्रित किया, जिसकी गति धीमी हो गई थी, और तभी वह अंततः ये समझ पाई कि वह परछाई क्या थी। ये या वास्तव में वह एक छोटा बच्चा है। गुलाबी रंगत वाला वो बच्चा देखने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का लग रहा था। हालांकि उसके सिर से गहरे नीले रंग के सींग निकले हुए थे और नितंबों से सरीसृप जैसी पपड़ियों से ढकी एक पूंछ निकली हुई थी, जो बच्चे की हरकतों के साथ हिल रही थी। ये क्या बकवास है? ये किंगटांग अवाक रह गई। अंडे से निकला बच्चा बिजली का बत्तख होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह जो छोटा अजगर जैसा प्राणी निकला, उसने उसे पूरी तरह से चकित कर दिया। अपने अतीत में भी उसने कभी ऐसे ड्रेक के बारे में नहीं सुना था जो मानव रूप में परिवर्तित हो सके। पहली नज़र में वो गोल मटोल छोटा जीव बेहद प्यारा लग रहा था। उसका छोटा गोल चेहरा और गुलाबी गाल किसी मांस के बन की तरह भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि उसकी गहरी हरी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ी हुई थीं,
जबकि उसकी कोमल मुठियां उस महान बुजुर्ग की हड्डियों में दरारें पैदा कर रही थीं। अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार ये किंगटांग को ये सोचने लगी कि क्या उसने अपने अतीत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया था। जब वो अभी भी इसके स्वरूप पर विचार कर रही थी, तभी महान बुजुर्ग को लगभग पीट पीट कर मार डाला गया। वो नन्हा सा जीव, जिसकी लंबाई तो उस महान बुजुर्ग की जांघों तक भी नहीं पहुंचती थी, अत्यंत क्रूर था। उसकी ताकत इतनी थी कि वो एक वयस्क व्यक्ति को जमीन पर गिरा सकता था और लगातार मुक्के बरसा सकता था, जिनमें से हर एक इतना जोरदार होता था कि जबड़े में असहनीय दर्द होता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक वयस्क व्यक्ति एक नन्हे बच्चे की ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। इस प्रकार इस क्रूरता को देखकर द्वितीय एल्डर भी अपनी जगह पर जम गया। अपनी अदम्य सहनशक्ति के लिए प्रशंसित महान बुजुर्ग अब बुरी तरह पिटकर बेहोश हो चुके थे। उन्होंने कई बार खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, मुक्कों ने उन्हें वापस जमीन पर पटक दिया और उन मुक्कों की गूंज किसी वाद्य यंत्र की तरह सुनाई दी। जब ऐसा लग रहा था कि महान बुजुर्ग की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, तभी अचानक वो छोटा ड्रैगन जैसा प्राणी हवा में उछला और अपनी लहराती पूंछ को घुमाकर कोड़े की तरह बेरहमी से महान बुजुर्ग के सिर पर वार किया। वार का प्रभाव महान बुजुर्ग पर मानो किसी भारी वजन के ईंटों के ढेर की तरह पड़ा और वे पल भर में बेहोश हो गए। ये किंगटांग अवाक रह गई। ऐसी भयावहता पहले कभी नहीं देखी गई थी। अपने शिकार को बुरी तरह पीटने के बाद उस नन्हे जीव ने आखिरकार अपने हाथ झाड़े, मानो अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हो। अचानक वह मुड़ा और उसकी गहरी हरी आंखें ये किंगटांग पर टिक गईं, जो अभी भी एक तरफ अवाक खड़ी थी। जब उनकी निगाहें मिली तो वो खूनी निगाहें एकदम गायब हो गईं। नन्हे ड्रैगन जैसे प्राणी का चेहरा प्रसन्न हो गया। उसने अपनी मासूम आंखों से ये किंगटांग की ओर देखा और अगले ही पल अपने छोटे छोटे पैरों से उसकी ओर दौड़ पड़ा। चारों ओर विस्मय भरी निगाहों के बीच वो छोटा सा जीव, जिसने बड़े बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा था, अब अपने मालिक के सामने पिल्ले की तरह पूंछ हिला रहा था। खुशी से अपने हाथ मलते हुए वो उत्साह से चमकती आंखों से ये किंगटांग को देख रहा था। मम्मी, मम्मी, मैंने बुरे आदमी को हरा दिया, है ना कमाल? मम्मी, ये किंगटांग ने इस विचित्र छोटे जानवर को हैरानी से देखा। उसने नवजात पक्षियों में पितरी छाप के बारे में सुना था, जिसमें एक चूजा पहली जीवित प्रजाति को देखकर उसे अपना माता पिता मान लेता है, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि ऐसी प्रथा बिजली की गति से उड़ने वाले ड्रेक जैसे महान प्राणी में भी पाई जाती है। वो नन्हा जीव ये किंगटांग के विचारों से अनभिज्ञ था। सिर ऊंचा करके वो अपनी पूंछ हिलाता रहा और उत्साह से उसे देखता रहा। उसके भोले और मनमोहक चेहरे उस खूंखार जानवर से बिल्कुल अलग थे, जिसने अभी अभी किसी को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। हाँ, ये किंगटांग ने अपनी छाती में हो रही धड़कन को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। उसकी प्रशंसा पाकर उसकी हिलती हुई पूंछ और भी अधिक जीवंत हो उठी। माथे पर हाथ फेरते हुए ये किंगटांग को लगा कि चीजें उसकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़ गई हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए उसने ये लिंग से संपर्क किया और अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो नन्हा सा जीव अपनी माँ के पीछे पीछे बत्तख के बच्चे की तरह चल रहा था। उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं और होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। मम्मी, मम्मी, आखिरकार वो अपनी होने वाली माँ के सामने प्रकट होने में कामयाब हो ही गया था। हालांकि उस नन्हे जीव ने अपने छोटे छोटे पंजों को गौर से देखा और अपनी गोरी त्वचा के नीचे सरीसृप जैसी पपड़ियों को धुंधला सा देख सका। बिल्कुल, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उस नर और उसकी माता की संतान ही उसकी शक्तिशाली चेतना का वाहक बन सकती थी। यद्यपि यह बिजली का ड्रैगन एक शक्तिशाली प्राणी था, लेकिन यदि यह इस वाहक में बहुत लंबे समय तक रहता तो ड्रैगन का शरीर निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। अगर उसकी माँ को अभी उस खतरे का सामना न करना पड़ा होता तो वो कभी भी नर बत्तख के युवा शरीर पर अधिकार नहीं कर पाती। आमतौर पर ड्रेक में मानव रूप में बदलने की क्षमता नहीं होती थी। ये किंगटांग को अपनी पिछली यादों से जो ज्ञान मिला था वो उसे धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसके पीछे खड़ा गोल मटोल छोटा जीव असल में दानव सम्राट के हृदय से उत्पन्न हुआ छोटा काला गोला था। तांग तांग, ये तो बाकी लोगों की तरह ये लिंग भी उस छोटे से जीव की मौजूदगी से पहली बार प्रकट होने पर हैरान रह गई थी। पिताजी, यह मैं बाद में समझाऊंगी, हमें अभी यह तय करना होगा कि महावृद्ध के साथ क्या करना है, ये किंगटांग ने शांत होने के बाद सुझाव दिया। ये लिंग ने हल्के से सिर हिलाया, जबकि दूसरे एल्डर ने पहले ही उस जर्जर हालत वाले ग्रेट एल्डर को पकड़ लिया था और उसे उनके सामने ले आए थे। ये किंगटांग ने आसपास बैठे मेहमानों की ओर ध्यान दिया और उनसे कहा,
हमें आप सभी को हुई असुविधा के लिए खेद है। यह एक निजी मामला है, इसलिए सभी मेहमान कृपया अब परिसर छोड़ दें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मेहमानों का शुरू से ही रुकने का कोई इरादा नहीं था। आज रात जो कुछ हुआ वो एक ऐसी पेचीदा स्थिति थी जिसमें कोई भी उलझना नहीं चाहता था। इसलिए ये किंगटांग के अनुरोध के अनुसार मेहमानों ने विदाई देने के बाद बिना किसी शिकायत के विदा ले ली। तांग तांग, आज रात मैंने दुआन तियानराव को छोड़कर, जिसने चिंता से भरे चेहरे के साथ ये किंगटांग की ओर देखा। हालांकि ये किंगटांग ने उन्हें भावहीन निगाहों से देखा और उनकी बात काटते हुए कहा, श्री दुआन, आज रात आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए किसी को सुरक्षित घर पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। जब दुआन तियानराव ने उसका ठंडा और भावहीन चेहरा देखा तो वो एक पल के लिए झिझक गया। उसे अनहोनी का आभास होने लगा। तांग तांग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जो पहले सुझाव दिया था उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम सहमत हो जाओ तो मैं घर लौटने के बाद अपने पिता से बात करूंगा और हम अपनी सगाई फिर से कायम कर लेंगे। किंगटांग ने लगातार परेशान कर रहे दुआन तियानराव को ठंडी निगाहों से देखा और अपने होठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। श्रीमान दुआन, हर अच्छी चीज का अंत होता है और हमारे लिए भी यही अंत है। अलविदा। इतना कहकर ये किंगटांग ने उन्हें जवाब देने का मौका दिए बिना ही तुरंत सेवकों को उन्हें वहां से ले जाने का आदेश दे दिया। ये किंगटांग की उदासीन प्रतिक्रिया देखकर दुआन तियानराव सदमे में था और अविश्वास से देखता रह गया। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे ये के घर से बाहर ले जाया गया। उसके बाद आंगन में बचे हुए लोग थे ये किंगटांग, छोटा ड्रैगनॉइड, ये लिंग, 4 हत्यारे और महान बुजुर्ग जिन्हें दूसरे बुजुर्ग ने रोक रखा था। लोग तो जा चुके हैं, लगता है अब हमारे भी निकलने का समय आ गया है, हत्यारों के सरदार ने सुझाव दिया। नेता के इस बयान पर ये लिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये किंगटांग ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मैं सुनिश्चित करूंगी कि कल किनलुओ के पवेलियन में पूरी रकम पहुंच जाए। आप आराम करें। नेता ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, धन्यवाद सुश्री ये, हम आपके संरक्षण की फिर से प्रतीक्षा करेंगे। शुभ रात्रि। इतना कहकर हत्यारे आंगन की दीवारों के पार गायब हो गए। उनकी बातचीत का हर शब्द वहां मौजूद बाकी लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था, जिनमें वो महान बुजुर्ग भी शामिल थे जो बीच में ही जाग उठे थे। ये किंगटांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ये साजिश रचने की? महान बुजुर्ग ने उसे घूरते हुए कहा, मानो कोई क्रूर जानवर उसे टुकड़े टुकड़े कर देने को तैयार हो। ये लिंग और द्वितीय एल्डर चकित रह गए। उन्हें पहले लगा था कि हत्यारों को ग्रेट एल्डर ने किराए पर लिया है, लेकिन ये सब ये किंगटांग की साजिश थी। ये किंगटांग ने बड़े बुजुर्ग को मनोरंजक ढंग से देखा। क्या ये कोई साजिश है? वाह, आप तो शब्दों का जादू बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या ये पत्र आपने खुद नहीं लिखा है? मैंने तो बस 2 शब्द बदले हैं। ये किंगटांग ने पत्र को महागुरु के चेहरे के सामने लहराया। तुम, महान बुजुर्ग बेहद क्रोधित होकर उस पर दांत पीसते हुए चिल्लाए। ये किंगटांग ने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हारा अंत करेंगे। जल्द ही शहर में हर कोई तुम्हारे विश्वासघात के बारे में जान जाएगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बच निकलोगे? महान बुजुर्ग, आपने एक जघन्य अपराध किया है और कुलीन वंशों के फरमान के अनुसार हम आपको मृत्युदंड देते हैं। ये किंगटांग ने फैसला सुनाते हुए मुस्कुराया। महान बुजुर्ग ये किंगटांग को घूरते हुए व्यंग्यपूर्वक बोले, तुम जैसे मूर्खों के हाथों मौत की सजा भुगतोगे। हिम्मत है तो मेरी पोती और क्लाउड ब्रेकर्स मेरा बदला लेंगे। जब महान बुजुर्ग ने उस बयान से उन्हें धमकी दी तो ये लिंग और दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता के भाव थे। दरअसल महान बुजुर्ग के अपराध को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के बाद भी, जिससे उनकी मृत्युदंड की अनुमति मिल गई, फिर भी उन्हें ये यू का समर्थन प्राप्त था। अगर उसे इस फैसले के बारे में पता चल गया तो आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं, विशेषकर जब से ये यू बादल तोड़ने वाली महारानी की शिष्या बन गई हैं। अगर वह उन्हें इस मामले में शामिल करती हैं तो परिणाम अनिश्चित होगा। हालांकि ये किंगटांग अविचलित रहीं और एक शरारती बिल्ली की तरह मुस्कुराईं। ओह, इस बारे में मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है। आपके फांसी दिए जाने के बाद हम जनता को कुछ इस तरह से सूचित करेंगे, यद्यपि आपने एक जघन्य अपराध किया है, आपके पिछले योगदानों के सम्मान में हम दयालुतापूर्वक आपको महान एल्डर के पद से हटाकर कुछ समय के लिए कारावास में डालने का निर्णय लेते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी को भी पता न चले कि आपको फांसी दे दी गई है, यहाँ तक कि आपकी पोती को भी नहीं। वो क्लाउड ब्रेकर्स में बहुत दूर हैं। आपको क्या लगता है कि उसे अपना प्रशिक्षण पूरा करने और यहाँ आकर आपकी मृत्यु का पता लगाने में कितने साल लगेंगे? ईडी
ओह, क्या आखिरकार यही वो पल हो सकता है। किंगतांग ने आज रात के शो को आयोजित करने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, जिसमें सभी अधूरी चीजों को पूरा करना भी शामिल था। इसके अलावा अतीत में ये यूके क्लाउड ब्रेकर्स में जाने के बाद कुछ वर्षों तक वो ये परिवार में वापस नहीं लौटी थी, इसलिए उसके लिए इतने कम समय में महान एल्डर की मृत्यु के बारे में पता चलना बहुत ही असंभव था। और ये कुछ साल ये किंगतांग को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेंगे। क्या इस बार महान बुजुर्ग ये किंगतांग को घूरते हुए दंग रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें उसके जैसी बॉनी के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। महावृद्ध, आपके अपराधों ने आपको फांसी के फंदे पर लाद दिया है, पर लोक में पश्चाताप कीजिएगा। मैं आपको विदाई देती हूँ। ये किंगतांग ने उन्हें और अधिक फटकार लगाने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और पलक झपकते ही महावृद्ध का गला काट दिया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी महान बुजुर्ग के चेहरे पर अविश्वास का भाव बना रहा। उनकी सारी योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं उनके गले में लगे घाव से बहते खून की तरह नष्ट हो गई। जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तब जाकर दूसरे बुजुर्ग ने उनके बेजान शरीर को जमीन पर पटका। अपनी ही वश में अपने शत्रु की मृत्यु देखने के बाद भी ये किंगतांग को कोई अनुभूति नहीं हुई। इस जीवन में उसने अपने प्रियजनों की रक्षा करने की शपथ ली थी और यह सुनिश्चित करने की कसम खाई थी कि अतीत की कोई भी त्रासदी दोबारा न हो। हालांकि महान बुजुर्ग को मृत्युदंड दे दिया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु को गुप्त रखना आवश्यक था। ये लिंग और दूसरे बुजुर्ग ने उनके शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी, ताकि उसका कोई भी अंश शेष न रहे। पिताजी, चाचा जी, क्या मैं इस मामले को दबाने का काम आपके विवेक पर छोड़ सकती हूँ? अभी तो महाराज से मुलाकात बाकी है, ये किंगतांग ने पूछा। ये लिंग ने सिर हिलाया और अपनी बेटी के व्यवहार को देखकर उसे एक ही समय में खुशी और अकेलापन दोनों महसूस हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी इतने कम समय में अचानक ही बड़ी हो गई है। तुम परिपक्व हो गई हो, अब तुम अपना ख्याल रखने में पूरी तरह सक्षम हो। मुझे खुशी है और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। याद रखना, जब तुम महाराज से मिलो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, ये लिंग ने उसे याद दिलाया। जी पिताजी, ये किंगतांग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ये लिंग ने उसे अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी, लेकिन उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से ये किंगतांग से चिपके हुए उस छोटे बच्चे की ओर आकर्षित हो गया। उसके बारे में ये किंगतांग ने बिजली के बत्तख का अंडा उठाने की पूरी घटना सुनाते हुए अपनी कनपटी को रगड़ा। ये लिंग और दूसरे एल्डर ने कभी भी किसी ड्रैकोनिक प्रजाति को नहीं देखा था। बिजली वाले ड्रैग की तो बात ही छोड़िए, इसलिए एक ड्रैग का ड्रैगनॉइड में बदलना उनके लिए पूरी तरह से एक अनजान विशेषता थी। उनकी बातचीत सुनते हुए वो छोटा सा जीव, जो पहले तो एक टेरियर की तरह ऊर्जावान था, समय बीतने के साथ साथ उसका रंग पीला पड़ गया। मेजबान की चेतना अब और कायम नहीं रह सकती थी। यदि वो अभी भी उसके शरीर में बनी रहती तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। मम्मी, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? नन्हे बच्चे ने ये किंगतांग की आस्तीन खींचते हुए बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखा। ये किंगतांग ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई, हालांकि वो इसके वास्तविक इरादे को समझ नहीं पाई। नन्हा सा जीव अपना चेहरा उसकी गोद में छिपाकर पहले से भी अधिक करीब आ गया। उसकी चमकती आंखों में मां के प्यार की तीव्र लालसा झलक रही थी। मम्मी, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? उसकी मासूम आवाज में एक ऐसा सवाल था जो उसकी असुरक्षा को उजागर करता था। हालांकि ये लिंग और दूसरे बड़े ने ये किंगतांग पर इसके भरोसे को देखकर राहत महसूस की। पहले दिखाए गए इसके भयानक व्यवहार को देखते हुए ये किंगतांग के साथ रहने से खतरे के समय उसकी अच्छी तरह से रक्षा होगी। ये किंगतांग अपनी वर्तमान स्थिति पर न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा सा जीव उससे इतना मोहित क्यों था। फिर भी उसने उसके सवाल पर सिर हिला दिया। हाँ, तुरंत ही वो छोटा बच्चा रोमांचित हो गया। बस उस सरल से उत्तर ने ही उसकी दुनिया में सारी तितलियां और इंद्रधनुष ला दिए थे। मैं भी, मम्मी, मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद हैं। वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वो अपनी माँ का असली बच्चा बन सकेगा। जैसे ही उसने वह मासूम सी बात कही, वो छोटा सा जीव अचानक एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ में बदल गया। और जब चमक फीकी पड़ी तो वह गोल मटोल छोटा जीव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी जगह पर गहरे नीले रंग के शिल्कों से ढका एक नर बत्तख का बच्चा ये किंगतांग की गोद में शांति से सो रहा था। नवजात शिशु बहुत छोटा था, केवल एक हाथ की लंबाई जितना और उंगली की मोटाई जितना। पहली नज़र में वो बिल्कुल सांप जैसा दिखता था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके सिर से निकले हुए दो छोटे सींग दिखाई देते थे। यह न केवल अपरिपक्व था,
बल्कि इसका अविकसित शरीर काफी समय तक एक शक्तिशाली अस्तित्व के प्रभुत्व में रहा। इस प्रकार इसका पहले से ही कमजोर शरीर लगभग पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। इस समय नवजात पक्षी का बच्चा बेहद थका हुआ लग रहा था। ये किंगटांग के हाथों पर पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ था। क्या यह इस तरह भी रूप बदल सकता है? थके हुए नन्हे जीव को देखकर ये किंगटांग काफी हैरान थी। जब उसने उसे सावधानी से अपनी गोद में लिया तो नन्हा जीव और भी छोटा हो गया, जिससे उसे इधर उधर ले जाना आसान हो गया। तो मैं अब महाराज से मिलने जा रहा हूँ, ये किंगटांग ने कहा। ये लिंग ने सिर हिलाया और ये किंगटांग अपने रास्ते चली गई। अपनी बेटी को आंगन से जाते हुए देखकर ये लिंग आह भरे बिना नहीं रह सकी। तांग तांग अब बड़ी हो गई है। दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ये सब उसी की बदौलत था कि वे अंततः महान एल्डर को हराने में सफल हुए। बिल्कुल, ये लिंग ने भी उसी लहजे में जवाब दिया और अपने अकेलेपन के विचारों को झटक दिया। इसके बाद दोनों चुपचाप घटनास्थल की सफाई करने लगे। ये किंगटांग ये के निवास से निकलकर मुसू द्वारा दिए गए पते पर शहर में स्थित एक निश्चित इमारत की ओर चल पड़ी। अपने पिछले अनुभवों को देखते हुए वो भली भांति जानती थी कि मुसू से खिलवाड़ करना उचित नहीं था। यदि उसे जुवान लिंग के कबीले में शामिल होने की आवश्यकता न होती तो वो उससे संपर्क न करना ही बेहतर समझती। ये किंगटांग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, जो एक आलीशान और शांत इमारत थी। जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर पहुंची, एक लॉबी अटेंडेंट उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। शुभ संध्या महोदया, क्या आप संयोगवश मिस ये किंगटांग हैं? हाँ, मैं हूँ, ये किंगटांग ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, कृपया मुझे एक पल के लिए क्षमा करें, मेरे स्वामी थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। इतना कहकर सेवक इमारत के अंदर चला गया। कुछ ही क्षणों में मुसू लॉबी में आते हुए दिखाई दिए। ये किंगटांग को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और वे उनके पास पहुंचे। स्वागत है मिस, ये बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने अभी अभी आपकी स्थिति उस व्यक्ति को बताई है जिसका मैंने जिक्र किया था। कृपया मेरे साथ आइए। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। हालांकि वह पहले कभी मुसू से नहीं मिली थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक बड़ा आदमी है जिसके बारे में अफवाह थी कि वो काफी अलग थलग और कम बोलने वाला है। लेकिन उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद वो काफी मिलनसार प्रतीत हुआ। मुसू ये किंगटांग को इमारत की दूसरी मंजिल तक ले गई, जहां वे एक कक्ष के सामने रुक गए। दरवाजा खोलकर मुसू ने उसे अंदर बुलाया। टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में ये किंगटांग ने देखा कि भीतरी कक्षों पर एक रहस्यमय आवरण लिपटा हुआ था, जिससे उसे अंदर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि मोमबत्तियों की रोशनी में वह दूसरी तरफ बैठे एक व्यक्ति की धुंधली आकृति को देख सकी। हालांकि वह उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को पहचान नहीं पाई, लेकिन वह उस व्यापक आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी जिसने पूरे कक्ष को घेर रखा था। वो निश्चित रूप से किसी शक्तिशाली हस्ती का था, जिसकी शक्ति मुसू की शक्ति से भी कहीं अधिक थी। उस व्यक्ति की पहचान ने उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह से बढ़ा दिया था। उनके पीछे दरवाजे बंद करने के बाद घूंघट की उस परत की उपस्थिति के कारण मुसू की मुस्कान थम सी गई। ये सब क्या हो रहा है? वो बस एक पल के लिए बाहर निकले थे और महाराज ने पहले ही एक दीवार खड़ी कर दी। क्या उसने ये किंगटांग को बेहतर तरीके से जानने और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने पर सहमति नहीं दी थी? आखिर इस दीवार को बनाने से उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कैसे मिलेगी? हालांकि ये सभी विचार उसके मन में आए, लेकिन मुसू ने अपनी घबराहट का कोई संकेत दिए बिना अपना संयम बनाए रखा। महामहिम, क्या मैं सुश्री ये किंगटांग का परिचय करा सकता हूँ? मुसू ने अपनी गलती छिपाते हुए परिचय देना जारी रखा। महाराज, मुसू का अभिवादन सुनते ही ये किंगटांग का दिल बैठ गया। लुओक्सिंग शहर के माक्विस होने के अलावा मुसू प्राचीन वैभव के मंदिर के प्रति अपनी निष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्राचीन वैभव का मंदिर, जो अछूत क्षेत्र के लिए दुनिया का जीवंत रूपक है, जहां सर्वोच्च साधक एकत्रित होते थे। किंवदंती के अनुसार हजारों वर्षों तक यह मंदिर पूरे महाद्वीप के केंद्र में शान से खड़ा रहा। इसके सभी सम्राटों के पास अकल्पनीय भयानक शक्तियां थीं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के कुल भी इस मंदिर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे। यह मंदिर विश्व के सर्वोच्च स्थान के रूप में प्रकट हुआ। यह एक ऐसा अचूक तथ्य था जिसे जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि इतिहास में केवल इसके सम्राट को ही सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मुसू जैसे गणमान्य व्यक्तियों को भी स्वीकार नहीं किया गया और वे केवल मंदिर के जागीरदार के रूप में ही सेवा कर सकते थे। फिर भी इस एक व्यक्ति द्वारा स्थापित मंदिर की लोग पूजा करते थे। मंदिर के सम्राट,
जिनकी पहचान और शक्ति दोनों ही अथाह थी, सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी प्रकट होते थे, फिर भी उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधक माना जाता था। इसलिए ये किंगटांग, जो अपने अतीत में 3 शताब्दियों तक जीवित रही थी, भी कभी सम्राट से नहीं मिली। लेकिन इस समय जो चीज वास्तव में उसे परेशान कर रही थी, वो उसके भीतर मौजूद दानव सम्राट का हृदय था। दानव सम्राट के हृदय से उत्पन्न उथल पुथल की यादें अभी भी उसके मन में ताज़ा थीं। हालांकि उसे इसके छिपाव के तरीके की पूरी जानकारी थी, लेकिन अगर उसके सामने खड़ा व्यक्ति सचमुच सम्राट था, तो वह भी निश्चित नहीं थी कि इसका पता नहीं चल पाएगा। अगर कभी इस बात का पता चल गया, तो उसकी मौजूदा शारीरिक क्षमता को देखते हुए मौत ही उसका एकमात्र विकल्प होगा। उसका खुशनुमा मूड अचानक बिगड़ गया और तनाव व चिंता में बदल गया, जो उस पर हावी हो गया। उसने पहले सोचा था कि मुसू उसे सिर्फ अपने किसी परिचित से मिलवाएगा, लेकिन सोचो, अगर उसे पता होता कि वो व्यक्ति सम्राट बनने वाला है, तो वो कभी भी आने के लिए सहमत नहीं होती। हान कांग मिंग भीतरी कक्षों में बैठा रहा। उसने जो रहस्यमयी पर्दा खड़ा किया था, वो एक रंगीन खिड़की का काम करता था, जो उसे दूसरों से छिपाता तो था, लेकिन उसकी निगरानी में कोई बाधा नहीं डालता था और उसे कुछ मीटर की दूरी से भी ये किंगटांग के चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता था। मोमबत्ती की रोशनी ने लड़की के परिष्कृत चेहरे की विशेषताओं को और निखार दिया। उसके थोड़े झुके हुए चेहरे की आकृति को सहलाते हुए उसकी चमकती हुई आंखों पर हल्की सी चमक बिखेरी, जो मानो किसी भी भावना से रहित थी। हान कांग मिंग ने अपनी निगाहें उस पर घुमाई। उसकी स्पष्ट आंखों ने अकल्पनीय के बारे में उसके सूक्ष्म चिंतन का संकेत दिया। मुसू, जो अभिवादन करने के बाद वहीं खड़ा रहा, उसने ये किंगटांग की अचानक घबराहट पर ध्यान नहीं दिया और धैर्यपूर्वक महाराज के उससे परिचय करने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ क्षण बीत गए और उसकी ओर से एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। मुसू वहीं पर अवाक रह गई। क्या चल रहा है? उन्होंने ये किंगटांग को इस बैठक में बुलाने के लिए इतनी मेहनत की थी, फिर भी महाराज एक बिल्कुल निष्क्रिय घड़ी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे? कुछ बोलो यार। मुसू बेचैन था, मानो गर्म छत पर बैठी बिल्ली हो। वह महाराज से संपर्क करके उन्हें इस बैठक का उद्देश्य याद दिलाना चाहता था, लेकिन किसी भी लड़की के सामने इस तरह खुलकर बोलने से वो लड़की निश्चित रूप से नाराज हो जाती। इसलिए उसके पास खुद को संयमित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान ये किंगटांग की ओर मोड़ा और उनकी बेचैनी को महसूस किया, जिसने अंततः उनकी अपनी बेचैनी को भी बढ़ा दिया। महाराज, इस तरह तो आप उसे बुरी तरह डरा देंगे। क्या आपको नहीं दिख रहा कि बेचारी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया है? हालांकि मुसू को ये समझ आ गया था कि उसकी चुप्पी बहुत परेशान करने वाली थी, लेकिन वो कभी यह अंदाजा नहीं लगा सका कि इसका मुख्य कारण ये किंगटांग का ये डर था कि लंबे समय तक चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि महामहिम को उसके रहस्य का पता चल गया है। मुसू स्थिति को और अधिक असहज होते हुए नहीं देख सका। बातचीत जारी रखने के लिए उसके पास पहले कही गई बात को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम, श्रीमती, ये की आध्यात्मिक शक्ति असाधारण है, जो उनके मूल स्वरूप के नष्ट होने के बाद पुनः प्रकट हुई है। मैं इसके कारण और प्रभाव को समझने में असमर्थ हूँ, और उन्हें किसी गलत सलाह का पालन करने से रोकने के लिए मैं उन्हें इस मामले में आपकी विशेषज्ञता के लिए आपके समक्ष लाया हूँ। महाराज, आपका विनम्र सेवक केवल इतना ही कर सकता है। भीतरी कक्षों से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये किंगटांग प्रस्ताव को ठुकराकर भागने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। विख्यात। मुसू को रोने का मन कर रहा था। हालांकि मौन रहना ही सबसे अच्छा है, पर अभी इसके लिए समय नहीं है। ये किंगटांग का मूड भी बिगड़ गया था। मिस ये, क्या मैं आपसे आपके मूल के बारे में बताने का सुझाव दे सकता हूँ? मुसू ने बातचीत को जारी रखने की पूरी कोशिश की। ये किंगटांग को एहसास हो गया था कि उसने भागने का मौका खो दिया है और अब वो केवल अपने होंठ दबाकर नाटक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसके खुले हाथ की हथेली पर मंडराते हुए प्रभामंडल केंद्रित हो गए और केंद्र में उसकी आत्मा की जड़ की एक प्रतिकृति उभर आई। महामहिम, यह मिस ये की नई आध्यात्मिक जड़ है। क्या इसमें कोई खास बात है? मुसू ने फिर से जवाब मांगा। हान कांग मिंग ने ये किंगटांग की आध्यात्मिक जड़ को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उससे बेहतर यह बात कोई और नहीं जानता था कि दानव सम्राट के हृदय की राक्षसी आत्मा ही उसकी नई आध्यात्मिक जड़ के विकास में सहायक थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद हान कांग मिंग ने उत्तर दिया, इसकी गुणवत्ता को निखारा जा सकता है। दानव सम्राट के हृदय द्वारा पोषित आत्मा की जड़ प्राकृतिक जड़ से मौलिक रूप से भिन्न थी। उस राक्षसी आत्मा को आत्मा की जड़ की प्रकृति की स्पष्ट समझ नहीं थी,
इसलिए यद्यपि वो एक नई जड़ विकसित करने में सफल रही, पर वो बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई थी। हालांकि इससे कौशल विकास के साथ साथ इसकी गुणवत्ता में सुधार संभव हो पाता था, यानी पर्याप्त साधना से ये लाल आत्मा जड़ ये किंगटांग की मूल जड़ के समान नीली जड़ में परिवर्तित हो सकती थी, या उससे भी आगे बढ़कर इंडिगो या बैंगनी रंग में भी बदल सकती थी। हान कैंगमिंग की कटौती से ये किंगटांग को काफी झटका लगा। क्या उसकी नई आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है? प्राकृतिक आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता एक निश्चित गुण थी जो जन्म से ही निर्धारित होती थी। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जड़ को फलदायी बनाने के लिए पूजनीय विश्व के कुछ सबसे दुर्लभ खजानों की सहायता से भी गुणवत्ता में सुधार नगण्य ही होता था। इसलिए ऐसी आध्यात्मिक जड़ का होना जिसमें पूर्ण कायापलट करने की क्षमता हो, एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया था। ये किंगटांग को अपनी नई आध्यात्मिक जड़ की उत्पत्ति के बारे में पता था और उसने अनुमान लगाया था कि इसकी विशेषताओं में कुछ अंतर होंगे, लेकिन उसने कभी भी इतने आश्चर्यजनक अंतर की उम्मीद नहीं की थी। क्या रुचि के कोई अन्य क्षेत्र भी हैं? ये किंगटांग इस नई खोज से इतनी मोहित हो गई थी कि उसने अपना सारा संशय छोड़ दिया, क्योंकि अगर उसका रहस्य उजागर हो भी जाता तो वो न तो लड़ सकती थी और न ही भाग सकती थी। हान कांगमिंग ने संयम से उत्तर दिया, नहीं, मूसू का सब टूट गया। आपकी बातों को समझ पाना ही उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराज ने उसे बीच में ही क्यों रोक दिया? अरे यार, थोड़ी तो दिलचस्पी दिखाओ। महामहिम, मिस ये की नई आध्यात्मिक जड़ को बेहतर ढंग से पोषित करने के लिए आप किन संवर्धक उपायों की अनुशंसा करेंगे? मूसू ने बातचीत को जारी रखने के लिए पूरी कोशिश की। ये किंगटांग उनके जवाब को ध्यान से सुन रही थी। ज़ैडगेनोडमा, उत्कृष्ट पन्ना और आकाश ओस, ये तीनों संयोजन अच्छे परिणाम देंगे, हान कांगमिंग ने गंभीर स्वर में कहा। संक्षिप्त होने के बावजूद उनके उत्तर में शब्दों की संख्या बढ़ गई थी। मूसू दंग रह गई। हान कांगमिंग ने दुनिया के 3 सबसे दुर्लभ खजानों की सिफारिश की थी। उनके नामों के अलावा कोई भी आम आदमी अपने जीवनकाल में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने की उम्मीद नहीं कर सकता था। महाराज, क्या मैं आपसे कुछ सामान्य सुझाव देने का अनुरोध कर सकता हूँ? मुझे पता है महाराज, आप हमेशा ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, लेकिन क्या आप कृपया इस क्षण जमीन पर उतर सकते हैं? हालांकि ये किंगटांग की आंखें उम्मीद से चमक उठी। उसने बाकी 2 नामों के बारे में तो सुना भी नहीं था, लेकिन वो स्काई ड्यू के स्रोत के बारे में जरूर जानती थी। अतीत में उसे इसका सामना जुवान लिंग के कबीले में रहने के दौरान हुआ था। आकाश ओस, जिसे संसार का सार भी कहा जाता है, मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे दुर्लभ संसाधनों में से एक था। ये किंगटांग के जुवान लिंग के वंश में शामिल होने का उद्देश्य भी इसे प्राप्त करना था। साधक इसे एक अनमोल खजाना मानते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि इसके सेवन से व्यक्ति की जन्मजात शक्ति बढ़ जाती है, भले ही उस व्यक्ति के पास केवल एक सामान्य आध्यात्मिक मूल ही क्यों न हो। ये किंगटांग बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति खो देने के कारण उसकी जन्मजात क्षमता काफी हद तक कम हो गई थी। इसलिए वह जुवान लिंग के कबीले में शामिल होने और इस खजाने को हासिल करके इस कमी को दूर करने के लिए बेताब थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह खजाना उसकी नई आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। इस बोनस के साथ ये किंगटांग का इरादा जुवान लिंग के कबीले में शामिल होने का और भी दृढ़ हो गया। अपनी पिछली यादों के अनुसार क्लाउड ब्रेकर्स में शामिल होने के कुछ ही वर्षों के भीतर ये यू की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। बदला लेने के लिए ये किंगटांग को बिना किसी बाधा के अपनी शक्ति का विकास करना होगा, तभी वो ये यू के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकती थी। महामहिम, आपके द्वारा बताए गए उन संवर्धनों के बिना मूसू ने स्पष्टीकरण मांगने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सुधार मुश्किल से ही पर्याप्त होगा, हान कांगमिंग ने संयम से कहा। अब मूसू की आंखों में आंसू आने ही वाले थे। दूसरी ओर ये किंगटांग को यह आश्वासन मिलने के बाद काफी राहत महसूस हो रही थी कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, ये किंगटांग ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। जब हान कांगमिंग लड़की के गुलाबी गालों और प्रसन्न भाव को निहार रहा था, तो उसकी स्पष्ट आंखों में एक तरह का आकर्षण झलक रहा था। कोई चिंता नहीं, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए झुककर अभिवादन किया, थोड़ा सुकून महसूस करते हुए, क्योंकि उसका रहस्य उजागर नहीं हुआ था और उसे अपनी नई आध्यात्मिक जड़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने महसूस किया कि यह यात्रा फलदायी रही। तथापि उसने खुद को ये याद दिलाना नहीं भूला कि उसे फिर कभी मंदिर से कोई संबंध नहीं रखना है, अन्यथा वो राज खुलने का जोखिम उठा लेगी। तो मैं अब चलती हूँ, अलविदा महाराज। ये किंगटांग सम्राट की शक्ति से सावधान थी और ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी।
अगर उसका रहस्य कभी उजागर हो गया तो वो कभी भी सही सलामत घर नहीं लौट पाएगी। मूसू उन्हें आपस में घुलने मिलने के लिए थोड़ा और समय देने को तैयार था और उसे ये किंगटांग से इतनी जल्दी विदाई की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से अपना ध्यान भीतरी कमरों की ओर मोड़ा, लेकिन उसकी निराशा ये थी कि हान कांगमिंग ने उसे रोकने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। मिस ये, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगा। मुसू पूरी तरह से हताश हो चुका था और केवल अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए संयम का दिखावा कर रहा था। धन्यवाद। मूसू उसे कक्ष से बाहर ले गई और जब वे पूरी तरह से इमारत से बाहर निकल गए तभी हान कांगमिंग अंततः भीतरी कक्षों से बाहर आई। ये किंगटांग को लॉबी तक ले जाते समय मूसू के मन में केवल निराशा और हैरानी के भाव ही थे। मिस ये, जुवान लिंग के परिवार के बारे में जो जानकारी है मैं उसे जल्द से जल्द सुलझा दूंगी। उनका प्रवेश मूल्यांकन 1 महीने में होगा, आपको बस उसमें शामिल होना है, मूसू ने अन्य ढंग से कहा। महामहिम, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद। मुसू के आश्वासन से ये किंगटांग को पूरा भरोसा हो गया कि उसकी सभी योजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा और अलविदा, मिस ये किंगटांग ने अपनी पहली मुलाकात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और विदाई देने के बाद तुरंत वहां से चली गई। जब वो पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गई तो मुसू तेजी से कमरे की ओर वापस भागी। जब उसने हान कांगमिंग को खुले में खड़े देखा तो वो एक बार फिर आंसू बहाने के कगार पर था। महारानी, तो आखिरकार इतने समय बाद आपने खुद को दिखाने का फैसला कर ही लिया। क्या वो चली गई? हान कांगमिंग ने अचानक पूछा। मूसू एक पल के लिए हिचकिचाया और उसे एहसास हुआ कि वो ये किंगटांग के बारे में पूछ रहा था। सू एक पल के लिए हिचकिचाया और उसे एहसास हुआ कि वो ये किंगटांग के बारे में पूछ रहा था। महामहिम, श्रीमती ये तो घर जा चुकी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अभी उनसे और बात क्यों नहीं की? मूसू ने शांत भाव से पूछा, हालांकि उसके मन में ये सवाल उठ रहा था, क्या आप अब भी उनसे बच्चा पैदा करना चाहते हैं? मैंने पहले ही कर दिया है, हान कांगमिंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। मूसू का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर पटक दे। आपने इस पर पर्याप्त विचार किया? मूसू एक बार फिर आंसू बहाने के कगार पर थी। हान कांगमिंग के सामान्य मानकों की तुलना में ये किंगटांग के साथ उनकी पहली बातचीत ही काफी घटनापूर्ण रही। यदि प्रश्नकर्ता कोई और होता तो वह दिए गए हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। सम्राट से सीधी सलाह प्राप्त करना तो अकल्पनीय था। उससे एक शब्द भी निकलवाना असंभव होगा, वाक्य तो दूर की बात है। इसलिए उसने उसके प्रति प्रदर्शित अपने रवैये को पर्याप्त रूप से दोस्ताना माना। तथापि महामहिम, मुझे क्षमा करें, ईमानदारी से कहूँ तो यदि आप श्रीमती ये से गर्भधारण करना चाहते हैं तो मुझे खेद है कि इस समय आपका रवैया शायद पर्याप्त न हो। मूसू ने सावधानीपूर्वक अपनी राय व्यक्त की। हान कांगमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? मुझसे सलाह मांग रहे हो? मूसू अवाक रह गई। सामान्य ज्ञान तो यही कहता है कि किसी लड़की को रिझाने में तालमेल बिठाना, डेट पर जाना और प्यार भरे शब्द बोलना शामिल होता है, लेकिन महाराज के चेहरे के भावों को गौर से देखने के बाद, जिन पर मुझसे दूर रहो का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था, मूसू के लिए ये कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि शब्दों से किसी को रिझाने की कोशिश करते हुए भी वे प्रेमपूर्ण कैसे हो सकते हैं। दरअसल उस विचार से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर महाराज उनसे शब्दों में बात नहीं करना चाहते तो उन्हें कुछ उपहार देने की कोशिश कीजिए। लड़कियों को उपहार पसंद होते हैं, शायद, मूसू ने अनिच्छा से सुझाव दिया। हान कांगमिंग ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उनकी निगाहें चिंतनशील बनी रहीं। जब तक ये किंगटांग ये के घर लौटी, ये लिंग और दूसरे बड़े ने पहले ही बड़े बुजुर्ग के शरीर को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया था, बिना कोई निशान छोड़े। उन तीनों को छोड़कर बड़े बुजुर्ग की मृत्यु के बारे में किसी और को कभी पता नहीं चलेगा। तांग तांग, मेरे साथ एक पल के लिए आओ। ये लिंग अपने कमरे में नहीं गया और अभी भी मुख्य हॉल में बैठा था, मानो ये किंगटांग के लौटने का इंतजार कर रहा हो। जी पिताजी, ये किंगटांग ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे उनके अध्ययन कक्ष में चली गई। अध्ययन कक्ष में हल्की रोशनी थी और ये लिंग ने ये किंगटांग को बैठने के लिए कहा। फिर वह मुड़ा और अध्ययन कक्ष की दीवार में बने एक गुप्त कक्ष से एक जकूजी का डिब्बा निकाला। उस डिब्बे को ये किंगटांग के सामने रखकर उसने उसे उसके अंदर रखी चीजें देखने का इशारा किया। डिब्बा खोलने पर ये किंगटांग को अंदर एक जेड का पेंडेंट मिला। मंद रोशनी में भी पेंडेंट की जटिल और सुंदर डिजाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और उसकी कारीगरी की उत्कृष्टता साफ झलक रही थी। यह क्या है? ये किंगटांग ये सुनकर हैरान रह गई और जवाब के लिए ये लिंग की ओर देखने लगी।
ये लिंग ने अपनी बेटी की आंखों में सीधे देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहों में उसके वर्तमान विचारों की जटिलता झलक रही थी। टैंग टैंग, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये किंगटांग थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो ये लिंग द्वारा प्रकट किए जाने वाले मामले की गंभीरता का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकती थी। ये लिंग ने डिब्बे में रखे पेंडेंट को ध्यान से देखा और बोली, अपने बचपन के दिनों में मैं अपना अधिकांश समय घर से दूर, पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में तल्लीन होकर बिताती थी। तुम्हारी माँ से प्रेम करना और उनसे विवाह करना सचमुच एक चमत्कार था, और जिस समय तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि मैं घर की बागडोर संभालूं, मैं तुम्हारी गर्भवती माँ के साथ दुनिया घूम रही थी। दुर्भाग्य से घर लौटते समय यात्रा की विकट परिस्थितियों के कारण तुम्हारी माँ का गर्भपात हो गया। शायद यह ईश्वर की ओर से हमारे लिए प्रायश्चित था, लेकिन वापसी के रास्ते में हमें एक परित्यक्त शिशु मिला। ये लिंग ने अपनी कहानी यहीं रोक दी। उसी समय ये किंगटांग को अपने विवरण में विसंगति का एहसास हुआ। ये लिंग के लिए वह हमेशा से उसकी अपनी सगी बहन ही थी, लेकिन अभी अभी उसके द्वारा दिए गए बयान के अनुसार उसकी माँ का गर्भपात हो गया था और उन्होंने एक परित्यक्त बच्चे को गोद भी लिया था। क्या वो बच्चा ये शुन था? ये किंगटांग ने चिंता से पूछा। ये लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, घर की बागडोर संभालने के बाद ये शुन को हमारे दरवाजे से उठा लिया गया था। जिस बच्चे की मैं बात कर रही थी वो तुम ही थे। ये किंगटांग पल भर में स्तब्ध रह गई। ये लिंग ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए एक गंभीर मुस्कान दी और कहा, तांग तांग, मैंने तुम्हें ये सब तुम्हारी शादी के बाद बताने का इरादा किया था, लेकिन जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद मुझे लगता है कि अभी बता देना ही बेहतर होगा। जिस दिन हमने अपने बच्चे को खोया वो दिन अत्यंत हृदयविदारक था, लेकिन जब हमने तुम्हें पाया तब जो भावनाएं हमारे मन में थी उन्हें शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए कठिन है। मानो ईश्वर का भेजा हुआ वरदान हो। हम तुम्हें घर ले आए और अपनी बेटी की तरह पाला। तब से हमने इस बारे में किसी से बात नहीं की, केवल तुम्हारी माँ और मुझे ही पता था। इतना कहकर ये लिंग ने डिब्बे से पेंडेंट उठा लिया। जब हम तुम्हें शिशु अवस्था में लेकर आए थे तब ये पेंडेंट तुम्हारे पास मिला था। ये संभवतः तुम्हारे जन्मदाता माता पिता की कोई निशानी है। मैंने इसके स्रोत का पता लगाने के लिए कई माध्यमों से संपर्क किया, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। हमें जो एकमात्र जानकारी मिली वो ये थी कि इसका संबंध 9 रातों के राजवंश के शाही परिवार से हो सकता है। जब से तुमने नीले रंग की आत्मा की जड़ का खुलासा किया है तब से मुझे लगता है कि तुम्हारे जन्मदाता माता पिता असाधारण प्रतिभा के धनी रहे होंगे। पब फ्यूचर विज्ञापन नीली आत्मा की जड़ किसी अनमोल खजाने के समान थी। ये परिवार के इतिहास को देखते हुए संतानों में नीली आत्मा की जड़ का होना निश्चित रूप से दुर्लभ था। 9 रात्रियों का राजवंश, ये किंगटांग ने जब उसका नाम सुना तो वो थोड़ी हैरान रह गई। लिन नगर तियान की शाही राजवंश के अधीन एक क्षेत्र था जिसमें कई देश शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक पर संबंधित राजशाही का शासन था। इन सभी राजशाहियों को सामूहिक रूप से तियान की शाही परिवार कहा जाता था और वे 9 रात्रियों के राजवंश को अपना शत्रु मानते थे। मुझे खुशी है कि तुम काफी परिपक्व हो गई हो और मुझे लगा कि अब इसे तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। भविष्य में जब तुम जुवान लिंग के कुल में एक उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में शामिल हो जाओगी तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जन्मदाता माता पिता के बारे में पता लगाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। ये लिंग ने ये किंगटांग के हाथ में पेंडेंट रख दिया। उसे ये किंगटांग को बेटी के रूप में पाकर गर्व और कृतज्ञता महसूस हो रही थी। ये किंगटांग ने अपने हाथ में लटकन को गौर से देखा। उसके मन में अब जो भावनाएं उमड़ रही थी वे काफी जटिल थीं। अतीत में ये लिंग का देहांत हो गया था इससे पहले कि वो इस रहस्य को किसी को बता पाता, इसलिए वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके जन्म के पीछे ऐसी कोई कहानी छिपी है। पर अब ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने समय बाद ही उसे इस रहस्य का पता चलेगा। ये किंगटांग ने दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से ये लिंग की ओर देखते हुए पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। आप हमेशा मेरे पिता रहेंगे। ये लिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके लिए वो आश्वासन ही सबसे बड़ा संतोष देने वाला पुरस्कार था। देर हो रही है, आपको आराम कर लेना चाहिए। जुवान लिंग के कबीले की यात्रा के लिए अभी भी कुछ तैयारियां बाकी हैं। जी पिताजी। ये किंगटांग ने सिर हिलाया और फिर अपनी सीट से उठ गई। ठीक है, एक और बात है, ये लिंग ने अचानक कहा। ये किंगटांग वहीं रुक गई। महान बुजुर्ग से निपटने के बाद मैंने और तुम्हारे चाचा ने घर के भीतर उनके षड्यंत्रकारियों का भी सफाया कर दिया है। हम ये शुन से भी निपटना चाहते थे, लेकिन वह नहीं मिली। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि महान बुजुर्ग ने उसे उत्सव के बीच चुपके से कहीं भेज दिया है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई है। ये लिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया था।
लेकिन ये जुन के मामले में जब उसे गोद लिया गया था तब कई गवाह मौजूद थे, इसलिए ये किंगटांग के विपरीत उसे केवल गोद ली हुई बच्ची के रूप में ही जाना जा सकता था। लेकिन ये लिंग ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और दोनों को अपने बच्चों की तरह समान रूप से पाला। लेकिन किसने सोचा होगा कि एक ही छत के नीचे पले बड़े होने के बावजूद उनके चरित्र एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत निकलेंगे। और दुर्भाग्य से ये शुन धोखेबाज निकला। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगी। ये किंगटांग ने हल्के से सिर हिलाया। महान गुरु की मृत्यु के बाद ये पता लगाना असंभव था कि ये जुन को कहाँ भेजा गया था, लेकिन फिर भी वह सतर्क रहेगी। अच्छा है, तो जाओ, आराम करो। ये लिंग ने सिर हिलाया और उस रात की बातचीत समाप्त कर दी। अलेरे, एक साल बीत गया और बीते महीने में परिवार, मौसम और यात्रा का सिलसिला चलता रहा। हम वापस आ गए हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा और सराहा। 2019 में भी शानदार इंसान बने रहें। परिवार के जन्मदिन के भोज के दौरान जो कुछ भी हुआ वो लिन शहर में तेजी से फैल गया। सुबह होने पर ये किंगटांग ने मुसू को आमंत्रित करने के लिए बूढ़े मास्टर सी को धन्यवाद देने के लिए सी परिवार का दौरा किया। कल तुम्हारे यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने सब सुन लिया। उस महान बुजुर्ग को उसकी करनी का फल अवश्य मिला। बूढ़े गुरुसी ने बैठे बैठे ही ठहाका लगाते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा। ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और क्या आप लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को प्रवेश परीक्षा के लिए आपका नाम सुझाने के लिए मना पाए? ओल्ड मास्टर सी ने खुद को संभालते हुए पूछा। पब फ्यूचर एड्स, हाँ, ये किंगटांग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। बूढ़े मास्टर सी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उच्च वर्ग में शामिल होने का आपका दृढ़ संकल्प सराहनीय है। मैं जानता हूं कि आप उन सभी अपमानों को भुलाने के लिए बेताब हैं, लेकिन उच्च वर्ग में शामिल होना कभी आसान नहीं होता। यदि आप परीक्षा में असफल हो गए तो जीवन में आपका एकमात्र अवसर खो जाएगा। आपने अभी शुरुआत ही की है और इतनी जल्दी प्रयास करना निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। बूढ़े गुरु सी ने एक क्षण रुककर जोर देकर कहा। सीए और सी क्योंगा अभी भी अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं और वे भी परीक्षा देंगे, लेकिन कुछ वर्षों बाद। सी बाई अपने भाइयों में सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति वाला है और मैंने उसे भी उच्च वर्ग में शामिल करने की योजना बनाई है, लेकिन तभी जब वह कुछ हद तक स्वस्थ हो जाए। अब जबकि महान गुरु का प्रभाव कम हो गया है और आपके पिता और दूसरे गुरु ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आप एक साल और इंतजार क्यों नहीं करते? इस बीच आप सी बाई के साथ प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। मैं इस बारे में आपके पिता से बात करूंगा और हम आप दोनों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरुओं को आमंत्रित करेंगे। एक बार जब आप बेहतर तैयारी कर लेंगे तो अगले साल परीक्षा उत्तीर्ण करने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। उनके शब्दों से यह स्पष्ट था कि ओल्ड मास्टर सी ने ये किंगटांग की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये किंगटांग लगभग रोने ही वाली थी, लेकिन अंत में उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। माफ कीजिए दादाजी सी, मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं बिना पूरी तैयारी के कभी जोखिम नहीं उठाती। तुम तो बड़े जिद्दी बच्चे हो। हालांकि बूढ़े मास्टर सी ने बड़बड़ाया, लेकिन वे काफी चिंतित भी थे। मुझे पता है कि ये इस समय आपकी मुख्य चिंता है और आप बदला लेने पर अड़े हुए हैं, लेकिन जल्दबाजी के हमेशा खतरे होते हैं। याद रखें, धीरे धीरे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है। मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन कृपया इस बार मेरी बात मान लीजिए। ये किंगटांग ने बूढ़े मास्टर सी की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी गंभीरता व्यक्त की। बूढ़े मास्टर सी ने उसे फिर से मनाने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन पास ही बैठे सी बाई ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दादाजी, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। क्या तांग तांग ने कभी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकामयाबी दिखाई है? चूंकि वो जुवान लिंग के कबीले में शामिल होने जा रही है, मुझे यकीन है कि वो अच्छी तरह से तैयार हैं। बूढ़े मास्टर सी ने उसे घूरकर देखा। सी बाई केवल नजरें फेर कर अपनी नाक रगड़ सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि ये किंगटांग के स्वागत योग्य अतिथि बनने के बाद से उसे बूढ़े मास्टर सी का स्नेह नहीं मिल पा रहा था। तुम तो बिल्कुल अनुभवहीन हो, उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। बूढ़े मास्टर सी ने सी बाई को फटकारा और फिर ये किंगटांग की ओर ध्यान दिया। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करो। मेरा कान है, ये यू के साथ अपने टकराव से पहले किसी को भी यह पता न चलने देना कि उसने तुम्हारी आत्मा की जड़ चुरा ली है। बूढ़े गुरुसी ने गंभीरता से सलाह दी। ये किंगटांग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल उसने सहमति जताते हुए कहा, मैं समझ गई। उसने यह बात अपने पिता और चाचा को भी नहीं बताई थी, उन्हें अपने बारे में ज्यादा चिंता करने से रोकने के अलावा
एक और चिंता ये थी कि कहीं वे बेवजह बदला न ले, खासकर उसके चाचा के गुस्से को देखते हुए। मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। अब जबकि येयू पहले से ही क्लाउड ब्रेकर की शासक की शिष्या है, भले ही तुमने उसके कुकर्मों को उजागर कर दिया हो, क्लाउड ब्रेकर अपने वंश का नाम बचाने के लिए उन्हें निश्चित रूप से दबा देंगे, और इसका सबसे निश्चित तरीका तुम्हें खत्म करना है। बूढ़े मास्टर सी ने गहन विचार विमर्श के बाद उदास स्वर में चेतावनी दी। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही येयू की गलती हो, क्लाउड ब्रेकर का शासक अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो ये किंगटांग को खत्म करने का विकल्प चुनेगा। ध्यान रखूंगी दादाजी सी। ये किंगटांग वास्तव में दादाजी सी की आभारी थी। उसके पिता और चाचा के अलावा शायद वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसकी भलाई के बारे में इतना सोचा था। सौभाग्य से तुम्हें एक नई आध्यात्मिक जड़ मिली है। मैं इसके स्रोत के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन इसे संजो कर रखना। स्वर्ग ने तुम्हें एक और मौका दिया है, इसका पूरा लाभ उठाना। ठीक है, और सौभाग्य से उन बेहद कठिन प्रवेश परीक्षाओं में अभी कुछ समय बचा है। तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद कि अब तुम्हारे पिता सब कुछ संभाल रहे हैं और तुम अपने घर के संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हो, बूढ़े गुरु सी बोलते रहे। फिर भी ये किंगटांग ने सिर हिलाया, चुपचाप सुनती रही और उसके शब्दों के पीछे छिपे भावपूर्ण इरादे की सराहना की। बूढ़े मास्टर सी ने ये किंगटांग को काफी समय तक अपने पास रखा, उसके जाने से पहले। हालांकि उन्हें पता था कि ये लिंग उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगी, फिर भी उन्होंने सीए से कई तरह के टॉनिक तैयार करवाए ताकि ये किंगटांग को उसकी मूल आत्मा जड़ के छिन जाने से हुए नुकसान से उबरने में मदद मिल सके। ये किंगटांग केवल निस्वार्थ भाव से उपहार स्वीकार कर सकती थी और सी परिवार को अपने दिल में बहुत प्यार से संजोकर रख सकती थी। जब वो आखिरकार सी के निवास से निकली तो वो सीधे खजाने के मंडप में गई और वहां के प्रबंधक से मिली। जब से उसे पता चला कि उसकी आत्मा की जड़ बढ़ने पर रूपांतरित हो सकती है, तब से बुआइस का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। स्काईड्यू को हासिल करने से पहले बुआज ही उसकी वर्तमान आध्यात्मिक जड़ के लिए पोषण का सबसे अच्छा स्रोत होगा। स्वागत है मिस ये। मैनेजर ने ये किंगटांग को देखते ही उनका खुले दिल से स्वागत किया। मैंने पहले जिन बुआओं के मामले का जिक्र किया था, उसका क्या हाल है? ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रबंधक के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। इससे पहले ये किंगटांग ने खजाने के मंडप के प्रमुख जहाज के नीचे उपलब्ध सभी बुआओं पर एकाधिकार करने की एक बेतुकी मांग रखी थी। इससे प्रबंधक काफी सतर्क हो गया था। अगर वे बुआएं सिर्फ सजावटी वस्तुएं थी, तो ये किंगटांग अगर सच में पागल न हो तो इतनी सारी बुआएं क्यों खरीदेगी? उसने अपने आदमियों को बोया के संभावित उपयोग के संबंध में हर उपलब्ध चैनल की जांच करने का आदेश दिया था, और इसलिए उसने अब तक उसे जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो किसी संभावित बड़े लाभ को गंवा न दे। लेकिन कई दिन बीत चुके थे और अपनी सूचना लाइब्रेरी के हर कोने कोने की छानबीन करने और सभी शाखा प्रबंधकों के बीच हर जानकारी साझा करने के बाद भी सार्वजनिक रूप से पहले से ज्ञात जानकारी के अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिली। मिस ये, इस संबंध में मैंने अन्य शाखा प्रबंधकों से बात की है और वे सभी आपके प्रस्ताव से सर्वसम्मति से सहमत हैं। चूंकि वे बुआइस के बारे में कोई नई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे और मालिक के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण प्रबंधक के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शानदार, ये किंगटांग ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। वह जानती थी कि प्रबंधक ने बॉय के आवेदनों की पूरी तरह से जांच की होगी, लेकिन उसे विश्वास था कि इन कुछ वर्षों में इसका असली उद्देश्य आसानी से पता नहीं चल पाएगा। ये किंगटांग ने अपनी आयाम अंगूठी से 20,000 सोने के सिक्के निकाले और प्रबंधक को सौंप दिए। समझौते के अनुसार खजाने के मंडप द्वारा भविष्य में लाए जाने वाले सभी बुआएं ये किंगटांग को बेचे जाएंगे और यह अग्रिम भुगतान तब तक काटा जाएगा जब तक कि वह राशि समाप्त न हो जाए। उसे बाद में अग्रिम भुगतान की भरपाई करनी होगी, लेकिन महान एल्डर के पतन के बाद उनके घर का वित्त प्रबंधन एक बार फिर ये लिंग द्वारा किया जाने लगा और उसके खर्च पर पहले से कहीं अधिक प्रतिबंध होंगे। भुगतान स्वीकार करते हुए प्रबंधक ने दिल खोलकर हंसा। बुआओं का मामला सुलझ जाने के बाद ये किंगटांग ने बुटीक से काफी संख्या में छोटे स्पिरिट स्टोन खरीदे और फिर घर लौट आए। इन स्पिरिट स्टोन को बिजली के ड्रेक के बच्चे को खिलाया गया। वो नन्हा जीव पूरे दिन और रात सोता रहा और उसने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। ड्रैगन किंग को कीमती आध्यात्मिक जीव माना जाता था और आध्यात्मिक पत्थर उनके पोषण का सबसे अच्छा स्रोत थे। इसलिए खरीदे गए उन सभी आध्यात्मिक पत्थरों ने उस नन्हे जीव का पसंदीदा नाश्ता बना लिया। किंगटांग ने उदास भाव से उस छोटे बिजली के अजगर को देखा जिसने आत्मा पत्थरों से भरा एक थैला निगल लिया था।
यह अज्ञात था कि उस शक्तिशाली व्यक्ति ने, जिसने पिछले जन्म में अजगर का पालन पोषण किया था, उसे इतना चमकीला और चिकना बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। ये ज्ञात होना चाहिए कि आध्यात्मिक पत्थर अत्यंत महंगे थे और टुकड़ों में बेचे जाते थे। नन्हे बिजली के अजगर की भूख ही इतनी थी कि वह तब तक खाता रहता था जब तक कि कोई एक पत्थर दिवालिया न हो जाए। ये तो अभी एक छोटा बच्चा ही था जो अभी अभी अंडे से निकला था। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो ये परिवार का सारा भंडार भी इसे खिलाने के लिए काफी नहीं होता। ये किंगटांग की तो बात ही छोड़िए। ये किंगटांग को अचानक लगा कि उसे भविष्य में पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ सकता है, अन्यथा वो इतिहास में पहली ऐसी व्यक्ति हो सकती है जिसे एक ड्रैगन द्वारा भूखा मारकर मार डाला जाए। दिन बीतते गए। ये किंगटांग को मुसू का सिफारिशी पत्र मिला और वो सिर्फ इस पत्र के सहारे शुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश परीक्षा में भाग लेने जा सकती थी। जुवानलिंग संप्रदाय लिंग कस्बे से काफी दूर था। ये किंगटांग ने यात्रा पर निकलने की पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। जिस दिन ये किंगटांग ने यात्रा शुरू की, उस दिन दूसरे एल्डर और ये लिंग ने ये किंगटांग के लिए पहले से ही कई तैयारियां कर ली थी और उसे विदा किया था। यहाँ तक कि सी परिवार ने भी सीये और सीबाई दोनों को उपस्थित होने के लिए भेजा था। अंकल ये, सीये और सीबाई ने अभिवादन किया। ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब से ये किंगटांग की सी परिवार से दोस्ती हुई थी, ये और सी परिवार के बीच संबंध भी लगातार बेहतर होते गए और वे आम दिनों में पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तुरंत ही वे दोनों ये किंगटांग की ओर चल पड़े। दादाजी ने मुझे ये चीजें आपको देने को कहा है। उन्होंने कहा कि आप बहुत जिद्दी हैं और गुस्से में होने के कारण आपको विदा नहीं करना चाहते, सीबाई ने हंसते हुए कहा, और उसके बगल में खड़े नौकरों ने मास्टर सी द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को गाड़ी पर रख दिया। मेरी तरफ से दादाजी सी से माफी मांग लेना। मुझे पता है कि वे मेरा भला ही चाहते थे। ये किंगटांग हंस पड़ी। सीबाई मुस्कुराया और धीरे से बोला, दादाजी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन असल में वे खुद नहीं आए क्योंकि उन्हें जुदाई के दुख का डर था। बोलते हुए उसने ये किंगटांग को आंख भी मारी। ये किंगटांग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं दादाजी सी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। जुवानलिंग संप्रदाय तक का सफर लंबा है। दादाजी को डर है कि यात्रा सुरक्षित नहीं होगी, इसलिए सीबाई ने अपने बगल में खड़े सीये को आगे धकेलकर ये किंगटांग के सामने खड़ा कर दिया। सीये ने ये किंगटांग को थोड़ी असहजता से देखा। इसी तरह ये किंगटांग के चेहरे पर भी असमंजस के भाव थे। मेरा बड़ा भाई काफी कुशल है और दादाजी ने उसे तुम्हारा कोचवान बनाया है। सीबाई हंस पड़ा। इस बिंदु पर ये किंगटांग को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। क्या वो प्रतिष्ठित युवा स्वामी सी वास्तव में उसके लिए कोचवान की भूमिका निभा रहा था? उसका रुतबा कितना ऊंचा था? मास्टर सी के इस कदम से ये लिंग और दूसरे एल्डर भी हैरान रह गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे तांग तांग पसंद आ गई हो और वो मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी पोती की बहू बनने के लिए राजी करने को तैयार हो गया हो। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाई सी के भी कुछ काम होंगे, मैं खुद संभाल लूंगी। ये किंगटांग ने विनम्रता से मना कर दिया। वो जानती थी कि मास्टर सी ने यह व्यवस्था इसलिए की थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि गुरुदेव की मृत्यु हो गई है और शायद उन्हें डर था कि गुरुदेव ने यात्रा के दौरान उस पर हमला करने के लिए किसी को भेजा होगा। अब औपचारिकताएं मत निभाओ। दादाजी ने कहा था कि अगर बड़े भाई तुम्हें शुवानलिंग संप्रदाय तक सुरक्षित नहीं पहुंचा पाए तो वो सी निवास लौटने का सपना देख सकता है। सीबाई ने खुशी से कहा। उसका शरीर कमजोर था और ऊबड़ खाबड़ यात्रा सहन नहीं कर पाता, इसलिए लोगों को लाने जैसा काम स्वाभाविक रूप से सीये को ही सौंपा जाना चाहिए था। ये किंगटांग ने असहाय होकर सीये की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, चूंकि ये दादाजी का आदेश है, इसलिए बस मान जाए और उन्हें निश्चिंत कर दीजिए। ये किंगटांग ने दादाजी की सुरक्षा को कई बार ठुकरा दिया था और अगर उसने इस बार भी इसे ठुकरा दिया तो सीये को लगा कि उसके दादा शायद भड़क उठेंगे। ये देखकर ये किंगटांग के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था और उसने केवल इतना ही कहा, मुझे बड़े भाई सी को मनाना पड़ेगा। सीये ने हल्के से सिर हिलाया। ये लिंग ने मूल रूप से अपने गुर्गी को ये किंगटांग को जुवानलिंग संप्रदाय भेजने की व्यवस्था की थी, लेकिन मास्टर सी की हठधर्मिता के कारण वो केवल सीये को ही यात्रा करने के लिए राजी कर सका। ये लिंग और ये किंगटांग ने कुछ देर तक एक दूसरे को अलविदा कहा और जब उसने देखा कि समय हो गया है तो उसने ये किंगटांग को बिना कुछ ज्यादा कहीं यात्रा पर जाने दिया। ये किंगटांग गाड़ी में बैठ गई और सीये सचमुच कोचवान की जगह पर बैठ गया और गाड़ी के बाहर से ही ये किंगटांग को शहर से बाहर तक छोड़ने गया।